हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड ऑप्टिक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने और भी बहुत सारे वीडियोस को बना रखा है। जो रे ऑप्टिक्स का जो पार्ट था वो पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है। उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है ऑप्टिक्स पार्ट 1 के नाम से। तो यदि आपने देखा नहीं है तो जा करके उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और सारे के सारे वीडियोज़ को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आपको लगता है कि कोई पॉइंट वहाँ पे मिस हो गया है या कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को भी मैं जल्द से जल्द उस प्लेलिस्ट में अटैच कर दूँ। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स को। वेव ऑप्टिक्स का आज हमारा पहला क्लास है। ठीक है, तो आज से ही वेव ऑप्टिक्स का क्लास स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूसली ये सिलसिला जारी ही रहेगा। तो आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहेंगे और आज से ही निरंतर मैं आपके लिए एक एक लेक्चर लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें लाइट का, सिंपली अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट का देखो, आप सभी ने पढ़ा है कि लाइट के डुअल नेचर पढ़े हैं। ठीक है, लाइट जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर बोले तो पार्टिकल नेचर शो करता है और साथ ही साथ आपने पढ़ा है वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर शो करने का सेंस क्या हुआ, जो आपने रे वाला जो फॉर्म पढ़ा था, ठीक है, एक तो वो पढ़ा और दूसरा आप यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल नेचर शो करना आप ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे उसको क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, और वहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि जो भी लाइट है, लाइट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होता है जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। कह सकते हो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, खैर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे आज हमें पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो इस वेव ऑप्टिक्स में देखो, लाइट को हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं और ऑप्टिक्स में भी आपने एक देखा रे ऑप्टिक्स जो कि हमने ख़त्म करा दिया है, और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स जो कि हमने आज स्टार्ट किया है। ठीक है, इस वेव ऑप्टिक्स में देखो कौन कौन से टर्म आएंगे। इस वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला तो आएगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो कि आज हमें स्टार्ट करना है। दूसरा आएगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में भी दो डिफ्रैक्शन होंगे, एक होगा फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन, और एक होगा फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन। ओके, वैसे ही कह सकते हो कि जो इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस में भी दो कंडीशन होगा। एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस इंटरफेरेंस को समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, सिंपली समझ लो कि वेव फ्रंट क्या होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी लाइट निकलता है किसी भी सोर्स से, सपोज कर लो कि हमने एक सोर्स मान लिया इसे, तो इस सोर्स से जो भी लाइट निकलेगा वैसे वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, किसी पॉइंट सोर्स से जो लाइट ऐसे इमिट हो रहा है या बाहर की तरफ जो निकलता है वह एक वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलता है। या अगर मान लो कोई लीनियर सोर्स है तो यहाँ से भी जो लाइट निकलेगा वो कह सकते हो ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, कह सकते हो बहुत सारे वेव फ्रंट यहाँ पे हमने बनाए हैं। ठीक है, सारे के सारे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। या फिर एक और कंडीशन होगा, ये तो आपने देखा ये जो वेव फ्रंट है ये हमारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये आपका है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और एक जो वेव फ्रंट है वो होता है प्लेन वेव फ्रंट। ऐसा कंडीशन देखिएगा कब होता है, ये चीज़ बताता हूँ आपको। प्लेन वेव फ्रंट बनने का कंडीशन क्या होगा कि जब भी इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा होगा, जब भी इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगा तो वहाँ पर जो रे ऑफ लाइट होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, और उस कंडीशन में जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। ठीक है, ये कौन सा वेव फ्रंट होगा जी, प्लेन वेव फ्रंट होगा। अच्छा जी, ध्यान देना
कि जो रे होता है, रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ से यदि हम रे को ऐसा ड्रॉ करें तो देखोगे कि ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है सारे के सारे रेज। वैसे यहाँ पर भी रे ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि सारे के सारे रेज इसके क्या है, परपेंडिकुलर दिखाई देंगे। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि जो भी रेज होंगे, रेज इस प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे। अब मैं फील लाने के लिए आपको समझाना चाहता हूँ कि वेव फ्रंट क्या है। मैं एक इसके लिए कह सकते हो कि मैकेनिकल लाइफ का हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हालांकि वो एग्जांपल यहाँ के लिए सूटेबल तो नहीं है, लेकिन उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वेव फ्रंट क्या होगा और वेव फ्रंट एक दूसरे को सुपरपोज कैसे करते हैं या इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हालांकि वो तो कह सकते हो एक तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा आपको उसको कोरिलेट करके यहाँ पे मैं आपको वेव ऑप्टिक्स समझा दूंगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि हमने क्या किया, वाटर लिया हुआ है, ठीक है, यह तालाब है, तालाब में पानी एकत्रित है किसी एक जगह पे, और हमने क्या किया, एक स्टोन लिया, उस स्टोन को उसमें ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, उस स्टोन को उसमें अंदर डाला, बाहर निकाला, अंदर डाला, बाहर निकाला, तो वहाँ पे मैं पत्थर को क्या कर रहा हूँ बच्चों, ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जब मैं पत्थर को ड्रॉप करूंगा, जैसे ही जहाँ पर पत्थर गिरेगा, जैसे सपोज करें पूरा पानी है, तो जैसे ही पत्थर यहाँ पे गिरा, मान लीजिए यहाँ पे पत्थर गिरा, तो यहाँ से जो वेव फ्रंट है ऐसे निकलेंगे, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट निकलेंगे। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट निकलेंगे। हमने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर स्टोन गिरेगा पानी में तो ऐसे करके ऐसे उसमें वेव फ्रंट, वेव्स निकलते हैं ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक है ना, ऐसे वेव फ्रंट्स निकलते हैं। इन वेव फ्रंट्स में कुछ वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो ऐसे एक बार अप, सॉरी कुछ नहीं, सभी का ऐसा कंडीशन होता है कि जो वेव फ्रंट जो निकलेगा वैसे डाउन अप डाउन ऐसा कंडीशन होता रहता है। ठीक है ना, यानी कि जो वेव है, वेव कैसे प्रोपगेट करता है, इसका इस पूरे वेव फ्रंट का जो प्रोपगेशन होता है वो कुछ इस वे में होता है ना जी। इसका प्रोपगेशन, इसका जो प्रोपगेशन है कुछ इस वे में होता है। ठीक है, तो जितना अप वाला पोर्शन है उसको हमने डार्क लाइन से बनाया हुआ है सॉरी, और जो डाउन वाला जो पोर्शन है, इस डाउन पोर्शन को मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। देखो जी, इस डॉटेड लाइन पोर्शन को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब भी हमने स्टोन को यहाँ पे ड्रॉप किया तो यहाँ से ऐसे वेव फ्रंट्स निकले। उस वेव फ्रंट में कुछ वेव्स ऐसे थे जो अप होकर के चल रहे थे, फिर डाउन, फिर अप डाउन ऐसा कंडीशन हो रहा था, यानी कुछ इस तरह से वेव नेचर का इसका मोशन था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा स्टोन लेता हूँ और उस दूसरे स्टोन को दूसरे जगह पे उसी पानी में ड्रॉप करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दोनों स्टोन को, जो दो स्टोन है, पहले स्टोन को भी और दूसरे स्टोन को भी, दोनों स्टोन को मैं एक साथ ड्रॉप करना शुरू कर दूँ ऐसे। ठीक है ना, एक साथ मैं उस स्टोन को क्या करना शुरू कर दूँ, ड्रॉप करना शुरू कर दूँ। तो जैसा वेव फ्रंट यहाँ पे निकल रहा है, सेम उसी वे में जो वेव फ्रंट होंगे यहाँ से भी निकलेंगे। ठीक है ना, इस यहाँ से भी कुछ वैसे ही वेव फ्रंट्स ऐसे निकलेंगे, कुछ ऐसे वेव फ्रंट निकलेंगे। यहाँ पे भी कुछ पोर्शन जो होगा वो डाउनिंग होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, ऐसा कंडीशन होगा। तो जो डाउनिंग वाले जो वेव्स हैं उनको हमने डॉटेड लाइन से बना दिया है। जो अप वाले जो वेव्स हैं या वेव के जो पार्ट है, जो क्रेस्ट वाला जो पोर्शन है, उसको हमने डार्क लाइन से बनाया है, और ट्रफ वाले पोर्शन को मैंने डार्क लाइन से बनाया हुआ है ना जी। अब देखना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सोर्स ए है और इसको हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया सोर्स बी। यहाँ से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं वो दोनों ही वेव फ्रंट एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं। ठीक है, सुपरपोज करने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कितने तरह का हो रहा है। कंडीशन ये बन रहा है कि कहीं पर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है, कहीं पर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है, और
देखो यहाँ पे भी जो है क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, इधर क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है, इधर मिल गया। तो नतीजा हमने क्या देखा कि कहीं पर क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है और ट्रफ से कहीं पर ट्रफ मिल रहा है। तो जो डॉटेड लाइन जो देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो ट्रफ है, इधर भी ट्रफ है और यहाँ पे भी ट्रफ है, ठीक है ना। तो कहीं पे हमें ट्रफ से ट्रफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो जहां इसका सेंस क्या हुआ, ये जो अभी जो हमने डॉटेड लाइन से जो हमने बनाया हुआ है ये क्या है, या जो हमने डॉट डॉट किया है ये क्या है, ये सुपरपोजिंग को दिखा रहा है कि वेव्स कैसे सुपरपोज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्रस्ट से क्रस्ट मिलते हुए दिखाया, क्रस्ट से क्रस्ट मिलते हुए दिखाया और दूसरा ट्रफ से ट्रफ को मिलते हुए दिखाया है ना। अब देखिएगा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ मिल जाए, ये भी सिचुएशन बनता है कि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ मिले, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, ये जो कंडीशन हमने बनाया है ये कंडीशन कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये रहा पहले का क्रस्ट ट्रफ ये रहा, ठीक है। जो दूसरा वेव है उस दूसरे वेव के क्रस्ट और ट्रफ को भी हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिएगा। इसके भी क्रस्ट ट्रफ को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे क्या होगा, क्रस्ट से क्रस्ट मिला, इन सिमिलर वे ट्रफ से ट्रफ मिला, ठीक है। फिर क्रस्ट से क्रस्ट मिला, फिर ट्रफ से ट्रफ मिला, ओके। यही कंडीशन आगे चला जा रहा है, फिर क्रस्ट से क्रस्ट मिला, ट्रफ से ट्रफ मिला, ऐसा कुछ मान लो कंडीशन हो रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो इस कंडीशन में जो वेव्स हैं इन वेव्स के एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। इस वेव के एम्पलीट्यूड क्या हो गए जी, बढ़ गए। जो वेव्स इतने एम्पलीट्यूड के थे, मान लेते हैं कि ये जो है एम्पलीट्यूड इसका A1 है और इसका एम्पलीट्यूड है A2, तो ये कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है। या इसका भी एम्पलीट्यूड कितना मिल जाएगा जी, A1 प्लस A2, ठीक। अच्छा मैं तुम्हें समझने के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। खुद से सोचो कि ये जो पानी की जो लेयर्स हैं, लेयर्स जब ऊपर उठी हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर कुछ फोर्स लगा होगा, तभी तो लेयर ऊपर उठी होंगी। और जो दूसरा जो वाटर का लेयर है इसमें भी कुछ फोर्स लगा होगा, तो इसके भी पानी के अमाउंट कुछ ऊपर उठे होंगे। और दोनों अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को अगर हम आपस में मिला दें तो इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो बढ़ जाएगा ना। वैसे ही अगर दो फोर्स डाउनिंग ऐसे आ रहे हैं, अगर मैं क्या करता हूँ कि दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करता हूँ, यानी दोनों कह सकते फोर्सेस को अगर हम आपस में मिला देता हूँ तो यहाँ पर जो नेट फोर्स मिलेगा वो भी हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, जब भी क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तब भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देखो ये तो हमें समझ में आ चुका है कि यहीं पे सुपरपोजिंग हो रहा है। सुपरपोजिंग मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है कि दो वेव एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रॉस करना भी दो कंडीशन में होता है, एक मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव और एक हमने बताया था डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा जब भी एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से मिले, या कह सकते हो कि एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से मिले, तो ये जो इंटरफेरेंस होगा इस इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। अब दूसरा कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिला है। जैसे ये पॉइंट ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, ये डॉटेड लाइन है और ये डार्क लाइन है मिल रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट देख लो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को देख लो, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इधर का पॉइंट दिख रहा है, इधर का पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं क्या कि कहीं पे ऐसा भी कंडीशन है कि क्रेस्ट से ट्रफ मिल रहा है, तो जहाँ पे क्रेस्ट से ट्रफ मिलेगा उस पार्ट को या उस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रफ यदि आपसे मिलते हैं
या फिर कह सकते हो ट्रफ एंड क्रेस्ट आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन हो, सॉरी हाँ, यहाँ पर भी इंटरफेरेंस पैटर्न होगा और इस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है सॉरी, गला में थोड़ा खराश है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, कुछ और भी बातें बताता हूँ आपको। जैसे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है बच्चों, लाइट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो इसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, तभी मैं पहले यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कंडीशन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद में फिर समझाता हूँ कि कहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी और कहाँ पर इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता थोड़ा सा पोर्शन लूँगा। हाँ जी, देखना यहाँ पे कंडीशन कुछ यूँ होगा। डिस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्टिव में कंडीशन कुछ यूँ होगा, ये रहा हमारा वेव, एक पहला वेव है जो ऐसे निकल रहा है। ठीक, जो दूसरा वेव है, दूसरे वेव को भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखना ये कुछ ऐसे जा रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर करता है। देखो जी, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यूँ हो रहा है कि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिलता है, एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट से मिलता है, फिर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिला, फिर ट्रफ क्रेस्ट से, फिर ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ से। ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा है। अब देखो ये भी तो इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, और इस इंटरफेरेंस में देखो जनरली क्या होगा, अगर मानते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड है A1 और इसका एम्पलीट्यूड हमने माना A2, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा A1 माइनस A2। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा A1 माइनस A2, कुछ ऐसा कंडीशन होगा। यहाँ पर भी इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा दोनों वेव का। ठीक, या तो कह सकते हो अगर दोनों एम्पलीट्यूड एक बराबर होते, A1 और A2 अगर दोनों एक बराबर होता तो उस कंडीशन में जीरो एम्पलीट्यूड हो जाता है, यानी कि कोई वो नहीं होता, वेव उठता ही नहीं, वो एकदम प्लेन होता, जो वाटर का सरफेस है प्लेन ही रहता। ठीक है, तो आपने ये सब समझ लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न इसको कहते हैं जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा या फिर ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिले या कह सकते हैं एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट से मिले, तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पर जो नेट एम्पलीट्यूड होता है, नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, देख लो फार्मूले को देख के समझ जाओगे, और यहाँ पर जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वो कम हो जाता है। तो सिंपली आपने कहा, यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको कि आई जो है ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कह सकते हो क्या कि जो आई है यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और सेकेंड कंडीशन में लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी, या कह सकते हैं यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा और इस कंडीशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो आप ये रहे दो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, एक हमारा कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इस सुपरपोजिंग को डिस्कस करेंगे कि दो वेव एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे फाइंड करूँगा। तो तब तक के लिए विदा लेंगे और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे भी मैं इसके अगले पार्ट को अपलोड करता हूँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों।